नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देखिए, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। इस मौके पर कोलकाता के शहीद मीनार में आयोजित कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी हिस्सा लिया था, जहां भागवत ने नेताजी की बेटी अनीता बोस को जवाब दिया। दरअसल 2 दिन पहले नेताजी की बेटी ने कहा था कि नेताजी हमेशा आरएसएस के खिलाफ रहे। जी हाँ, और दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी। नेताजी वामपंथी थे जबकि आरएसएस दक्षिणपंथी थे। नेताजी की बेटी को भागवत का जवाब। जो नेताजी करते थे, संघ वही कर रहा है। जिस दौर में नेताजी के सिद्धांतों और वसूलों पर चलने की आवाज समाज के हर वर्ग, हर दल और हर सूबे से आ रही हो, उस दौर में नेताजी को लेकर आरएसएस की आलोचना करने वाली नेताजी की बेटी अनीत बोस फाप को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जवाब दिया है। मोहन भागवत ने क्या कहा, उसे आपको सुनाने से पहले यह जानना जरूरी है कि आरएसएस को लेकर आखिर जर्मनी में रह रही अनीता बोस फाप ने क्या कहा। दरअसल सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस ने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आरएसएस की विचारधारा अलग अलग थी। नेताजी वामपंथी थे जबकि संघ दक्षिणपंथी है। अनीता बोस के इस बयान पर अब मोहन भागवत ने जवाब दिया है। भागवत ने कहा है कि देश के वैभव और संपन्नता के लिए नेताजी भी काम करते थे और हम भी काम कर रहे हैं। नेताजी एक समृद्ध देश देखना चाहते थे, हम भी यही चाहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा आरएसएस की विचारधारा से बहुत अलग नहीं है, बल्कि संघ की शाखाएं नेताजी के दिखाए रास्ते पर चलती रही हैं। उनके आंखों के सामने जो गंतव्य था वही हमारा गंतव्य है। हम संघ के लोग तो वही काम करते हैं। इस देश के वैभव संपन्नता के लिए काम करने वाले सब लोगों को हम कहते हैं कि वो संघ का ही काम कर रहे हैं। सोमवार को आरएसएस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर कोलकाता के शहीद मीनार में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। यहां मोहन भागवत ने कहा कि देश के लिए हम जितना करें कम है, लेकिन बदले में हमने नेताजी को क्या दिया? हमने कुछ भी नहीं दिया। हमने नेताजी और गुरु गोविंद सिंह के साथ भी कभी न्याय नहीं किया। नेताजी ने अपना परिवार ही नहीं छोड़ा, बल्कि देश के लिए आगे बढ़कर लड़ाई लड़ी, सत्ता को चुनौती दी। इसलिए अब वक्त नेताजी के सपने को साकार करने का है। भारत में दुनिया का नेतृत्व करने की ताकत है, हमें वो उदाहरण पेश करना होगा। के सपनों में भारत का जो करना था उनको, वो अभी अधूरा है, तो उस कार्य को भी पूरा करना है। आज की स्थिति में जो हम देखते हैं, सारी दुनिया भारत की ओर नजर गड़ाकर खड़ी है। मोहन भागवत ने कहा कि कभी कभी किसी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता सीधा होता है तो कभी कभी मुश्किल भी होता है, लेकिन मंजिल हमेशा एक ही होनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस की मंजिल क्या थी? वो हमारी मंजिल है, हम वही करते हैं। इस बीच जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद कर रहा है, तो उधर जर्मनी में रह रही उनकी इकलौती बेटी ने भी उन्हें याद कर उनके अवशेषों को भारत वापस लाने की मांग की। Support me in repatriating Netaji's remains. It was very unfortunate that he could not live to see free India, but at least it would be a great substitute if his remains eventually could return to his motherland. अनीता बोस ने कहा कि नेताजी ने सभी धर्मों के सदस्यों के लिए समान अधिकारों वाले भारत और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की परिकल्पना की थी, जहां सभी धर्मों के लोग शांति से एक साथ रह सकें। बता दें कि सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को विमान हादसे में हुई थी। जापान जाते वक्त उनका विमान क्रैश हो गया था, लेकिन नेताजी का शव नहीं मिला, इसलिए उनकी मौत एक बड़ा रहस्य है। नेताजी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। 23 जनवरी को नेताजी की जयंती है। नेताजी का मानना था कि सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सहना
और गलत के साथ समझौता करना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो बिहार के सिवान में 7 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया और इन मौतों की वजह जहरीली शराब बताई जा रही है। इसके अलावा 6 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। प्रशासन का कहना है कि जांच अभी फिलहाल जारी है और पुलिस ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में फिर शराब कांड। छपरा के बाद सिवान पहुंचा मौत का सामान। नीतीश मौत, इसलिए शराब माफिया को चैन। सुशासन बाबू की सरकार में ये कैसी शराबबंदी है? 40 दिन के भीतर शराब से मौत की ये दूसरी वारदात है। पहले छपरा में शराब ने मौत का शतक लगाया और अब सिवान में अब तक इसने कम से कम 7 लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। क्या यही है सुशासन बाबू नीतीश सरकार की शराबबंदी? शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब ने कहर मचाया है। सिवान जिले में पिछले 24 घंटों में जहरीली शराब पीने से कम 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं 14 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर है। इनमें से 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। एक मौत गोपालगंज में भी हुई है। माना जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। जहरीली शराब के अधिकतर मामले सिवान के लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र के बाला और भोपतपुर गांव में हुए। रविवार शाम अचानक एक कर मरीज सदर अस्पताल पहुंचने लगे। देर शाम अस्पताल पहुंचते वक्त एक व्यक्ति की मौत हो गई। रात में 2 और लोगों ने दम तोड़ दिया। अब तक 7 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की हालत गंभीर है, जिनका इलाज सिवान, गोरखपुर और पटना में जारी है। लेकिन नीतीश कुमार तो जुबान पर ताला लगाए हुए हैं, क्योंकि जुबान खोली तो नेता से लेकर अधिकारियों तक की पोल पट्टी खुल जाएगी। सर जहरीली शराब से फिर मौत हुई है। सर भले ही नीतीश कुछ न बोले, लेकिन विपक्ष हमलावर है, क्योंकि 40 दिन पहले ही छपरा में भी जहरीली शराब पीने से करीब 100 लोगों ने दम तोड़ दिया था। हालांकि सरकारी आंकड़ों में ये संख्या 42 बताई गई थी और अब छपरा से सटे सिवान में एक बार फिर से शराब लोगों की सांसें छीन रही है। ऐसे में शराबबंदी पर सवाल क्यों न उठे? इस बीच एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के मुताबिक सैनिटाइजर बनाने के लिए कोलकाता से स्प्रिट मंगाई गई थी, उसी से शराब बनी। उधर सिवान के डीएम अमित कुमार पांडे ने बताया कि इस शराब कांड में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त जो सूचना हम लोगों को मिली और पुलिस प्रशासन ने जो एक्ट किया है उसमें इस पूरे जो अनुसंधान हो रहा है उसमें 10 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। आगे की जो कार्रवाई होगी हम लोग प्रेस नोट के माध्यम। लेकिन जहरीली शराब की वजह से जो दर्द इन परिवारों को मिला है, जिनके घरों के चिराग बुझ गए हैं, वो क्या करें? वो ये पूछेंगे ही कि जहां शराब बंदी है वहां शराब आई कैसे? छपरा शराब कांड की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जांच कर रहा है। इसी दौरान सिवान जिले में जहरीली शराब से मौत से निश्चित तौर पर शराबबंदी पर सवाल उठेंगे और नीतीश कुमार को जवाब देना होगा कि आखिर यहां तक शराब पहुंची कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। इसरो के 5 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत की खबर मिल रही है। केरल में हुए सड़क हादसे में मौत हुई। केरल के अंबाला पूजा हाईवे पर हादसा हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, पुलिस के अनुसार मरने वालों में से 4 तिरुवनंतपुरम के मूल निवासी थे, जबकि 1 कोलम का रहने वाला था। मृतकों के शवों को अलपुजा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इसरो के 5 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हुई है। केरल में हुए सड़क हादसे में ये मौत की सुर्खी खबर लगातार मिल रही है। बिल्कुल ठीक आपने, और जिस तरीके से देखिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला बताया जा रहा है इसरो के 5 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत से जुड़ा हुआ है। केरल में एक सड़क हादसा हुआ जिसमें कि 5 कर्मचारी जो कि इसरो में काम कर रहे थे, उनकी दर्दनाक मौत हुई है। केरल के अंबाला पूजा हाईवे पर यह हादसा हुआ है और पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच भी अब शुरू कर दी है। हालांकि बताया जा रहा है कि 5 की बेहद दर्दनाक मौत हुई है। दरअसल ये सड़क हादसा और इसी हादसे में 5 इसरो के कर्मचारियों की जान चली गई। बिल्कुल, तो देखिए अंबाला पूजा पुलिस ने बताया कि ट्रक और कार की भीषण टक्कर के बाद 4 युवकों की मौत मौके पर हो गई थी, लेकिन एक की अस्पताल जाते हुए मौत हो गई। और पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि सड़क हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ है। तो इसरो के 5 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत। और आप देखिए गाड़ी का किस तरह से हाल यहाँ पर हो चुका है। ये गाड़ी
इस गाड़ी की ट्रक से टक्कर हुई थी और देखिए गाड़ी के परकच्चे किस तरह से उड़ गए। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये भी आपको बता दें कि 5 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हो गई। 4 की मौके पर मौत हो गई थी और एक को चूंकि अस्पताल ले जाया जा रहा था, उसके बाद अस्पताल ले जाते जाते सड़क रास्ते में ही उसकी जान चली गई। तो फिलहाल तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण यह हादसा रहा होगा। बेहद दर्दनाक हादसा, क्योंकि अगर आप तस्वीरों पर गौर करेंगे तो आपको ये तस्वीरें देख करके और आप खुद में यह अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं और बेहद क्षतिग्रस्त अवस्था में गाड़ियों को बरामद किया गया। हालांकि ये बताया जा रहा है कि इसमें इसरो के 5 कर्मचारी जो कि सवार थे, इसी सड़क दुर्घटना में इन 5 इसरो कर्मचारियों की जान चली गई। तो ये पूरा मामला केरल से आपको बता रहे हैं। दरअसल केरल में एक सड़क हादसा होता है और फिर इस सड़क हादसे में इसरो के 5 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हो जाती है। तो तस्वीरें भी हम आपको उस हादसे के बाद की दिखा रहे हैं, जिसमें कि आप इन तस्वीरों को जरा देखिए और समझिए कि कितना भीषण यह हादसा रहा होगा जब आपस में गाड़ियां टकराई। इस हादसे के वक्त इसमें 5 लोग कुल सवार बताए जा रहे थे जो कि इसरो में कर्मचारी थे और इसी दुर्घटना में इन 5 कर्मचारियों की जान चली गई। तो देखिए ये भी जानकारी मिल रही है कि ट्रक के ड्राइवर और उसके सहायक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अधिकारियों के मुताबिक ये 5 लोग तिरुवनंतपुरम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो के भोजनालय में संविदा कर्मचारी थे और देखिए वो एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आलपुझा जा रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर, उसी वजह से बीच में सड़क पे हादसा हो गया जहां पर उनकी जान चली गई। 5 कर्मचारी थे, 5 में से 4 कर्मचारियों की मौके पर मौत हो गई और एक कर्मचारी को जब अस्पताल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में उस कर्मचारी की भी जान चली गई। भीषण ये हादसा था, भीषण ये सड़क हादसा, क्योंकि आपको जो तस्वीर इस वक्त उस गाड़ी की, उस कार की नजर आ रही है उससे आप अंदाजा लगाइए कितनी भयंकर टक्कर होगी। और जरा ये ट्वीट देखिए, केरल के गवर्नर की तरफ से ट्वीट किया गया है और साथ ही ये कहा गया है कि बेहद दुख भरी खबर सामने आई है जिसमें कि 5 लोगों की जान जाने की खबर इस एक्सीडेंट के जरिए मिली और इससे मैं बेहद दुखी हूं और साथ ही मेरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ है जिनके परिवार के सदस्य इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो देखिए एक तरफ पुलिस इस पूरे मामले की जांच अब कर रही है, वहीं आप देखिए ट्वीट भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। केरला के गवर्नर ने गहरी संवेदनाएं प्रकट की उन परिवार वालों से जिनके घर के ये बच्चे थे जिनकी जान चली गई। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को झांसी के ओछा पहुंचे और जहां गडकरी ने 6,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। देखिए 550 मीटर लंबी 18 सड़क परियोजनाओं मोहारी से सतई घाट 4 लेन चौड़ीकरण, सतई घाट से चौका खंड चौड़ीकरण हुआ है और चौका से MP UP सीमा खंड 4 लेन था। अब सड़कों का चौड़ीकरण लगातार यहाँ पर हो रहा है जिसमें हम आपको जानकारी विस्तार से दे रहे हैं। देखिए चौका से MP UP सीमा खंड 4 लेन का चौड़ीकरण और सागर लिंक रोड 4 लेन ग्रीनफील्ड बाईपास का भी चौड़ीकरण यहाँ पर हुआ है। शाहगढ़ से टीकमगढ़ पेव्ड शोल्डर 2 लेन सड़क है, उधर टीकमगढ़ से ओरछा पेव्ड शोल्डर 2 लेन सड़क भी शुरू की। और इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में मौजूद नजर आए थे और इस दौरान गडकरी ने कहा कि जैसे रामनगरी अयोध्या को चित्रकूट से जोड़ा जा रहा है उसी तरह अब ओरछा को अयोध्या से जोड़ा जाएगा। 2024 के अंत तक मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड का रोड स्टेशन अमेरिका जैसा हो जाएगा। नरोत्तम मिश्रा जी ने मेरे पास 2 मांगे की थी जी एक फ्लाईओवर की, वो मैं पूरी कर रहा हूँ और निश्चित रूप से दिल्ली जाके उसको अप्रूवल दूंगा और आने के बाद की कलेक्टिव दोनों बातें जो है वो पूरी करूंगा। और एक इच्छा मैंने उनको जताई है जी कि जो हवाई पट्टी से यहाँ तक मैं जो रोड पर आया हूँ जी वो स्टेट का रोड है, इसका नहीं है। मैंने कहा CRF में एक प्रपोजल आप मुझे भेज दो, मैं इसको कंक्रीट करके दोनों जगह लाइट लगा कर अच्छा बनाऊंगा ताकि मंदिर तक रोड अच्छा बने।
तो इतना ही नहीं, गडकरी ने इस क्षेत्र में आगे के प्लान को लेकर भी कहा कि एमपी सरकार के प्रस्ताव पर झांसी, दतिया, ओरछा सर्किट बनाएंगे। ग्वालियर से आगरा तक ग्रीन एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिल गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे दतिया तक बढ़ाने की मांग की और दतिया में मां पीताम्बरा के मंदिर तक ओवरब्रिज और सड़क के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया है, जिस पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। और कानपुर से भोपाल तक एक्सप्रेस वे बन रहे हैं और इससे 15 घंटे की दूरी 7 घंटे में ही अब तय की जा सकेगी। साथ ही साथ कानपुर से झांसी और बुंदेलखंड आना भी आसान होगा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ही भारत जोड़ रहे हैं। चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें। स्पाइसजेट फ्लाइट में विवाद का एक वीडियो सामने आया जिसमें कि बोर्डिंग के दौरान झड़प हो गई। कैबिन क्रू के साथ यात्री की झड़प हुई है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। झड़प पर स्पाइसजेट का बयान भी अब जारी किया गया। स्पाइसजेट ने बयान जारी करते हुए कहा कि क्रू के साथ यात्री ने बदतमीजी की जिसकी वजह से विवाद हो गया। पहले आप ये वीडियो देखिए किस तरह से यहाँ पर झड़प हुई और उसके बाद विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन बता दें आपको कि क्रू के साथ बदतमीजी यात्री ने की है, ये स्पाइसजेट की तरफ से झड़प पर बयान भी दिया गया। तो बोर्डिंग के दौरान दरअसल ये झड़प की खबर सामने आई है। ये बताया जा रहा है कि केबिन क्रू के साथ में यात्री की झड़प हुई थी और ये स्पाइसजेट की तरफ से बयान जारी किया गया है इस झड़प को लेकर के। और बताया जा रहा था कि क्रू के साथ सबसे पहले यात्री की तरफ से इस झड़प की शुरुआत की गई थी। और इन दिनों जिस तरीके से लगातार ऐसे खबरें एयरलाइंस से जुड़ी हुई सामने आ रही है जिसमें कि केबिन क्रू से बदतमीजी और बदसलूकी के मामले सामने आ रहे हैं, इसमें भी स्पाइसजेट के केबिन क्रू से बदतमीजी का मामला एक यात्री की तरफ से सामने आया है। तो ठीक है, नहीं रोना चाहिए। इनको नहीं बोला, सबको शांति यार। तो इन दिनों बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र शास्त्री काफी चर्चाओं में और नजर आ रहे हैं। साथ ही चर्चा का विषय कुछ खास वजहों की वजह से भी बने हुए हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये बाबा लोगों के मन की बात को जान सकता है। लेकिन देखिए इसी बीच उनका खूब विरोध भी लगातार हो रहा है। ऐसे में बाबा के समर्थन में मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर के एक पर बयान अब सामने आया और उनके इसी बयान पर अब बवाल मच चुका है। बालाजी महाराज की, बागेश्वर बालाजी महाराज की, प्रेतनाथ सरकार की। मामा की मंत्री बोली सनातन विरोधी देशद्रोही। और तो चमीटा मारे जाएं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। कोई उनके समर्थन में आवाज उठा रहा है, कोई उनके विरोध में चुनौती दे रहा है। इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश की कैबिनेट मिनिस्टर उषा ठाकुर ने विवादित बयान दे दिया है। उषा ठाकुर ने कहा कि जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं वो केवल और केवल देशद्रोही हैं। इतना ही नहीं, उषा ठाकुर ने कहा कि जब जब राष्ट्रद्रोहियों को कष्ट हुआ कि सनातन मजबूत हो रहा है, तब तब इस प्रकार के षड्यंत्र बरसों से चले आ रहे हैं। ये लोग धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे पड़े हैं, वो कुछ और नहीं देशद्रोही हैं। जब जब राष्ट्रद्रोहियों को कष्ट होगा कि सनातन दृढ़ता से मजबूती से खड़ा है, तब तब इस प्रकार के षड्यंत्र अनादिकाल से ही चले आ रहे हैं। इससे पहले योग गुरु बाबा रामदेव का समर्थन धीरेन्द्र शास्त्री को मिल चुका है। असल में महाराष्ट्र के नागपुर शहर में श्री राम चरित्र चर्चा का आयोजन हुआ था। उस दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगा था, जिसमें अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने उन पर जादू टोने और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा दिए जाने का आरोप लगा। इसके बाद से विवाद जारी है। तो उधर कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने बागेश्वर के बाबा पर निशाना साधते हुए कहा, बाबा अगर वाकई में चमत्कारी है तो मध्य प्रदेश के ऊपर जो 4.5 लाख करोड़ का कर्जा है उसे कागजों में समाप्त कर दें। तो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी हमला बोलते हुए कहा कि अगर इतने ही चमत्कारी हैं बाबा तो हमारे मकान मठ में दरार आ गई है, उसे जोड़ दें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
तो आपने देखा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर किस तरह से बवाल पूरे देश भर में मचा हुआ है। अगली खबर का रुख करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की दूसरी बहू भी राजस्थान से होंगी। 25 जनवरी को नड्डा के बेटे हरीश की शादी जयपुर के राजमहल पैलेस होटल में होगी और इस शादी को लेकर के पूरी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है, जहां की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। नड्डा के घर बजने जा रही शहनाई। नड्डा के बेटे को राजस्थानी लड़की पसंद आई। जयपुर की रिद्धि से छोटे बेटे हरीश की शादी। जयपुर का राजमहल पैलेस सज धज कर तैयार हो चुका है। 25 जनवरी को हरीश और रिद्धि परिणय सूत्र में बंधेंगे। जयपुर की रहने वाली रिद्धि होटल ग्रुप से जुड़े नामी बिजनेसमैन रमाकांत शर्मा की बेटी है। नड्डा के बेटे हरीश की शादी समारोह में 24 और 25 जनवरी को सभी रीति रिवाज के साथ कार्यक्रम होंगे और इसके बाद 25 जनवरी को शाम 7 बजे वेडिंग सेरेमनी है और रात 8 बजे रिसेप्शन कार्यक्रम रखा गया है। खास बात तो ये है कि जेपी नड्डा के दोनों बेटों की शादी का नाता राजस्थान से जुड़ा है और इससे पहले फरवरी 2020 में जेपी नड्डा के बड़े बेटे गिरीश नड्डा की शादी हनुमानगढ़ के रहने वाली कारोबारी अजय जाड़े की बेटी प्राची से हुई थी। शादी में राजनेता, बिजनेसमैन और जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी। शादी के दौरान वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी कर लिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।